हेलो। जैसे किसी बॉडी से कोई हिस्सा कट कर लिया जाता है, जैसे एक डिस्क है, इसमें से आप एक छोटी डिस्क कट कर लीजिए तो ये रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा, बचा हुआ हिस्सा ये हो जाएगा। ठीक बात है। ऐसे ही आप किसी सर्कल से सर्किल से आप इक्विलेटरल ट्रायंगल कट कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 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 आप ये कट कर सकते हैं, तो ये बचा हुआ हिस्सा हुआ। ठीक है ना। किसी सर्कल से आपने यहां क्या काटा, छोटा सर्किल, यहां क्या काटा, ट्रायंगल। किसी सर्कल से आप स्क्वायर काट सकते हैं, उस स्क्वायर की जो स्क्वायर ऐसा हुआ, जो स्क्वायर का डायगोनल है वो उस सर्किल का रेडियस है। अब मुझे हर केस में रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये प्लेट है, किसी प्लेट से आपने स्क्वायर निकाल लिया, कुछ इस ढंग से स्क्वायर निकाला कि स्क्वायर का डायगोनल ही सर्किल का रेडियस है, डिस्क का रेडियस है। आपने किसी प्लेट से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल लिया, कुछ इस ढंग से निकाला कि ये आर आर, इस पे ये 60 डिग्री एंगल बनाता हो। किसी प्लेट से आपने एक सर्किल निकाल लिया, ऐसा कि छोटे सर्किल का जो डायमीटर है वो बड़े सर्किल का क्या है, रेडियस है। ऐसा हो गया, राइट। हर केस में हमें पता है कि ये प्लेट यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म प्लेट है। इसमें से इतना हिस्सा मैं निकाल लेता हूँ, इसमें से इतना हिस्सा मैं निकाल लेता हूँ, इसमें से इतना हिस्सा मैं निकाल लेता हूँ। बचे हुए पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालना है। बुक्स में मेथड्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही मैकेनिकल और रद्दी मेथड्स हैं, लेकिन आपको मार्क्स उन्हीं पे मिलेंगे। x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 माइनस m2 x2 बाई m1 माइनस m2। ऐसा करने पे आप देख रहे हैं कि इसके अबाउट सिमेट्री है, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, इसलिए सेंटर ऑफ मास हमेशा x एक्सिस पर ही पड़ेगा। जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होती है उस एक्सिस पर ही हमेशा सेंटर ऑफ मास पड़ता है। ठीक बात है। सेंटर ऑफ मास उस एक्सिस पर ही पड़ता है। यहाँ पे इसके अबाउट सिमेट्री है, सेंटर ऑफ मास पक्का इसी एक्सिस पर पड़ेगा। यहाँ भी इसके अबाउट सिमेट्री है, यहाँ भी सेंटर ऑफ मास पक्का इसी एक्सिस पर पड़ेगा। श्योर। जो स्कूल में मेथड आपको लगाना है वो ये वाला लगाना है। ठीक है। m1 x1 माइनस m2 x2 बाई m1 माइनस m2। कैसे लगाते हैं कि इसमें क्या कहते हैं कि पहले ये m1 रहा होगा पूरा, उसमें से आपने इतना हटा लिया m2, राइट। तो इसके सेंटर को अगर मैं x1 इज इक्वल टू 0 मानूं तो इसका सेंटर यहां से कितनी दूरी पे आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू, टोटल तो r था, ये r/2 हो गया। बोलिए। और इसका मास जितनी एरिया होगी उतना मास होगा उस प्रोपोर्शन में। इसका मास होता है, जैसे आप क्या डिफाइन करते हैं, लैम्डा सिग्मा रो। लैम्डा किलोग्राम पर मीटर, सिग्मा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर और रो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये किसी लीनियर चीज पे, रॉड पे कोई मास बटा हुआ है तो आप लैम्डा इस्तेमाल करते हैं। लीनियर मास डेंसिटी LMD, लीनियर मास डेंसिटी इज लैम्डा किलोग्राम पर मीटर। सरफेस मास डेंसिटी इज सिग्मा, किसी प्लेट जैसी चीज पे एक एरिया पे इतना मास है। और वॉल्यूम मास डेंसिटी, किसी एक वॉल्यूम में इतना मास है, राइट। तो बात ऐसी ही है, हम या तो मास को लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या सरफेस पे या वॉल्यूम में। जब हम लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम बोलते हैं किलोग्राम पर मीटर। जब हम सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सिग्मा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। एक एरिया में इतना किलोग्राम, एक वॉल्यूम में इतना किलोग्राम। ठीक बात है। फिलहाल ये क्या चीज है बोलिए,
प्लेट है तो इसका एरिया कितना हुआ पाई आर स्क्वायर, एक एरिया का मास कितना है सिग्मा, तो m1 कितना हो गया सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक बात है। और m2 कितना हो गया बताइए इसका, सिग्मा इंटू इसकी एरिया पाई आर बाई 2 स्क्वायर, मतलब क्या पाई आर स्क्वायर बाई 4। इसको उठा के इसमें रखिएगा तो कुछ आंसर आएगा। मैं देखता हूं क्या आएगा। m1 x1, m1 में x1 का मल्टीप्लाई किए वो तो 0 आ गया, माइनस m2 x2 कितना आ गया सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 4 m2 x2 इंटू कितना r बाई 2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। इसमें से इसको घटाइएगा, सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लीजिए, सिग्मा पाई स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई 4 कितना आ गया 3 बाई 4, कितना आ गया ये और ये कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, माइनस r बाई 6। मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहां से r बाई 6 यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक बात है। ये स्कूल में आप ये तरीका सिखाया जाएगा आपको, ये आप करिएगा भी, ठीक बात, बोर्ड एग्जाम में जो भी। लेकिन मैं दूसरे तरीके से बात करना चाहता हूं, इसको थोड़ा दूसरा तरीका भी आसान है, क्योंकि सिग्मा सबका सेम है तो हम क्यों नहीं यहां पे a1 x1 माइनस a2 x2 लिख दें और यहां पे a1 माइनस a2 कर दें, क्योंकि मास किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया के प्रोपोर्शनल है। मतलब मुझे लगता है कि चूंकि मास की जगह हम एरिया रख सकते हैं आराम से, है कि नहीं, ये यूनिफॉर्म प्लेट है। इससे अच्छा तरीका जो मुझे समझ में आता है और यही करना भी चाहिए, समझिएगा इस बात को ध्यान से, एक झटके में आंसर तुरंत आ जाता है। इस कटे हुए पोर्शन का एरिया, इस टोटल एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया पाई आर बाई 2 स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर बाई 4। ओरिजिनल बॉडी का एरिया कितना था बोलो, पाई आर स्क्वायर बाई 4, और कट पोर्शन का कितना था, सॉरी ओरिजिनल का पाई आर स्क्वायर और कट पोर्शन का पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो रिमेनिंग पोर्शन का क्या मैं इसे ए ओरिजिनल बाई 4 लिख सकता हूं बोलो, कटे हुए पोर्शन का एरिया ए ओरिजिनल बाई 4 है, तो रिमेनिंग का कितना हो गया, एरिया रिमेनिंग कितना हो गया, ओरिजिनल माइनस कट, दिस माइनस दिस, इसको मैं नॉट माइनस दिस, कितना आ जाएगा 3/4। ठीक बात है। इस प्रॉब्लम को तुम बॉडी मत देखो, इस प्रॉब्लम को तुम लाइन का प्रॉब्लम मान लो कि जो कटा हुआ पोर्शन है ये सिमेट्रिकल है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास यहां हो गया, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ कट पोर्शन, भाई इसका सेंटर ऑफ मास कहां हुआ कटे पोर्शन का, सेंटर ऑफ मास ऑफ कट पोर्शन, सेंटर ऑफ मास ऑफ कट पोर्शन ठीक सेंटर पे होगा ना उसके, और जो ओरिजिनल बॉडी थी उसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा सी ओरिजिनल, पक्का सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग का यहां होना पड़ेगा ताकि रिमेनिंग और कट का मिलके यहां पे हो जाए। जो कट किया गया है वो हिस्सा यहां पे रखा गया है, अगर मैं इसे उठा के यहां रख दूंगा तो ये दोनों मिलके यहां दे देंगे सेंटर ऑफ मास। अगर मैं इसे यहां से निकाल लेता हूं तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है। ये दूरी मुझे पता है कितनी r/2, और ये दूरी भी मुझे पता है कितनी x, नहीं पता है r/2। यहां से इसकी दूरी पता है r/2, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मुझे नहीं पता कि कितना है। तो अब ये ऐसा हो गया कि ये हमारा कटा हुआ पोर्शन है, ये हमारा रिमेनिंग पोर्शन है। कटा हुआ पोर्शन और रिमेनिंग पोर्शन जोड़ने से क्या मिल जाता है, ओरिजिनल बॉडी मिल जाती है। कटे हुए पोर्शन को ले आके मैं इसमें रख दूंगा तो ओरिजिनल बॉडी मिल जाएगी। तो कटा हुआ पोर्शन और रिमेनिंग पोर्शन मिलके क्या देंगे, ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास दे देंगे। कटा हुआ पोर्शन यहां से कितनी दूरी पे, ये r है तो ये r/2, कटा हुआ पोर्शन कितनी दूरी पे है r/2 पे, और रिमेनिंग वाला पूछा है कितने पे, x पे। ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास के अबाउट सबका मास मोमेंट, लेफ्ट की ओर मास मोमेंट बराबर राइट की ओर मास मोमेंट। यहां कितनी एरिया थी, कटे हुए पोर्शन की एरिया कितनी थी a/4, और रिमेनिंग की कितनी थी 3a/4। कटे हुए पोर्शन कितनी थी a/4, रिमेनिंग की कितनी थी 3a/4। क्या लिखेंगे, ये एरिया इंटू ये डिस्टेंस, m1 x1 बराबर m2 x2। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसा होता है,
तो ये एरिया इंटू ये, तो a/4 इंटू क्या, r/2 इज इक्वल टू कितना बोलो, 3a/4 इंटू क्या, x। a/4 कैंसिल हो गया, x कितना आ गया, r/6, है कि नहीं। यानी क्या हो जाएगा, यहां से r/6, अगर कोऑर्डिनेट की भाषा में बात करें तो प्लस x उधर हो गया, प्लस y इधर हो गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ r/6 कामा 0। ठीक बात है, राइट, ऐसा हुआ। कुल खेल एरिया का है, कुछ नहीं करना है, सिंपल रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है इंटू एक्स बराबर कटे हुए पोर्शन का एरिया इंटू उसकी दूरी। जैसे यहां पे टोटल बॉडी, ओरिजिनल बॉडी का एरिया कितना रहा होगा, पाई आर स्क्वायर। क्या काटा है आपने, ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ कट पोर्शन कितना हो गया, √3/4 आर स्क्वायर होता है, पता होगा आपको। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कितना हो गया, दिस माइनस दिस, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, पाई माइनस √3/4, ऐसा हो गया एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ठीक बात है। और जो सेंटर ऑफ मास इसका होता है, जो ट्रायंगल का सेंट्रॉयड होता है, वो मैं बता चुका हूं कि ये जी यहां से कितनी दूरी पे होता है, ट्रायंगल का सेंट्रॉयड, ये दूरी r है और ये दूरी r/2 है, और ये भी r/2 है और ये भी r है। अगर ये दूरी d है, ये भी d/2 है, ये भी d/2 है और ये d है, तो चाहे तो पाइथागोरस से आप ये निकाल लीजिए परपेंडिकुलर की लेंथ, चाहे सीधे d sin 60 कर दीजिए, तो ये लेंथ कितनी आ गई, d√3/2। यही लेंथ दो हिस्से में बढ़ जाती है, ये इसमें और इसमें 1:2 के रेशियो में। तो यहां ऊपर वाला कितना आता था, d/√3 शायद, और नीचे वाला कितना आता था, d/2√3। ये रिजल्ट की तरह आपको याद होना चाहिए। साइड अगर एक d है तो कॉर्नर से सेंट्रॉयड की दूरी कितनी होगी, d/√3। तो कॉर्नर की दूरी कितनी होगी, r/√3, क्योंकि r की जगह यहां क्या है, r/√3, ऐसा। और मैंने कहा कि हम कट पोर्शन का सेंटर ऑफ मास यहां पे था, बोलो, ओरिजिनल का कहां पे था, यहां पे था, और रिमेनिंग का कहां आ गया, कहीं सी रिमेनिंग, और ये दूरी x है। एरिया रिमेनिंग वाले की क्या लिखेगा, एरिया रिमेनिंग इंटू एक्स लिखोगे ना, इज इक्वल टू क्या चीज, एरिया कट पोर्शन इंटू क्या, r/√3 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। और रिमेनिंग वाले की एरिया कितनी है, इतनी, कितनी, r² इंटू पाई माइनस √3/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू, एक कट कितना है, √3/4 r² इंटू कितना, r/√3। बोलो, ये r² कैंसिल हुआ, इसे आप 4 पाई लिख सकते हैं, नीचे 4 बचेगा, वो यहां से गायब हो जाएगा, क्यों, तो x कितना, और √3 भी शायद कैंसिल हो गया, ऐसा है क्या, देख लेना, गणित बड़ी कमजोर है मेरी। x कितना आ जाएगा, r/ कितना, 4 पाई माइनस √3, इतना आ जाएगा। इतना लेफ्ट की ओर, अगर कोऑर्डिनेट की भाषा में बात करें तो माइनस साइन ऑफ 0 ये आ जाएगा, है कि नहीं। ये आसान मेथड्स है, ठीक बात है। जैसे मैं इसकी बात करूं, अगर किसी स्क्वायर का साइड a है तो उसकी एरिया कितनी होती है, a²। अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल a है तो उसकी एरिया कितनी होगी, ये अगर a है तो ये कितना हो गया, a/√2 और a/√2। अगर डायगोनल a हो गया तो साइड कितना हो गई, a/√2 तब टोटल एरिया कितनी हो गई, एरिया का साइड का स्क्वायर, a²/2। यानी किसी स्क्वायर का साइड अगर a है तो एरिया कितना हो गया, a², और डायगोनल अगर a है तो एरिया कितना हो गया, a²। यहां पे ओरिजिनल बॉडी का एरिया पाई r² रहा होगा। जो आपने कट किया है वास्तव में स्क्वायर का डायगोनल ही सर्कल का रेडियस है, ये r हो गया, इस स्क्वायर का डायगोनल कितना हो गया, r, इस एरिया का, इस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, r²/2। तो एरिया रिमेनिंग पोर्शन का कितना हो जाएगा, बोलो, a ओरिजिनल माइनस a कट, कितना, r² इंटू पाई माइनस 1/2। तो क्या लिखिएगा, इसका ये c ओरिजिनल और इसका सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे होगा, टोटल r था तो r/2 पे कितनी दूरी पे होगा, r/2 पे, सेंटर ऑफ मास कट पोर्शन का, रिमेनिंग कहीं यहां रहा होगा,
रिमेनिंग वाले से दूरी x रही होगी। ये दोनों मिलके यहां बनाते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या लिखिएगा, इसकी एरिया कितनी आ गई है r²/2 और इसकी एरिया कितनी आ गई r² इंटू कितनी बोलो π-1/2। क्या मैं लिख सकता हूं दिस इंटू दिस r² इंटू π-1/2 इंटू x इज इक्वल टू r²/2 इंटू क्या r/2। ठीक बात है। तो यहां से आपका r² कैंसिल हो जाएगा, इसे आप 2π-1 इंटू x लिख सकते हैं इज इक्वल टू r/2 लिख सकते हैं। x कितना आ जाएगा बताइए r/2 इंटू 2π-1। और अगर कोऑर्डिनेट की भाषा में बात करें तो माइनस लगा के ये लिख सकते हैं, है कि नहीं? सही चल रहा है, देख लो। तो ये किसी प्लेनर बॉडी से हम जब कुछ मास रिमूव करते हैं तो ये उसका सेंटर ऑफ मास है। निकालने के लिए लोकेशन लिख लीजिए, कोशिश। ये d है, ये d है, ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लंबाई निकालते हैं पाइथागोरस से निकाल लीजिए, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, चाहे d sin 60 से निकाल लीजिए। और उस टोटल लेंथ का ये 2/3 होता है और ये 1/3 होता है। ठीक बात है, मतलब ये है, ये आपको आना ही चाहिए। मतलब क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं इस तरह के, उनका यूज होता है, डायरेक्ट तो नहीं इनडायरेक्ट यूज होता है, एप्लीकेशन है इनका। जैसे ये जो है अगर L है, ये L है, परपेंडिकुलर डालिए, ये L/2 हो गया, L/2 हो गया, ये टोटल कितना हो गया L√3/2। जहां सेंट्रॉयड होगा उसके पहले की लंबाई x और उसके बाद की लंबाई y, x कितना होगा टोटल हाइट का कितना 2/3 और ये y कितना होगा टोटल हाइट का 1/3 और हाइट कितनी थी L√3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ क्या L√3/2, तो 2 कट गया, कितना आ गया L/√3। और ये क्या होगा, ये वाली चीज इसका आधा होती है, इसका आधा यानी कितना हो जाएगा ये L/2√3। तो ख्याल रखिए कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है LLL का, शायद पिछली बार भी हम बताए हैं ये, तो उसका हाइट होता है L√3/2 और उसका 2/3 होता है ये जिसकी वैल्यू L/√3 होती है, उसका 1/3 होता है ये जिसकी वैल्यू इसका आधा होती है L/2√3। जिसको नहीं आता हो नोट कर लीजिए, नोट करो, शर्माने की जरूरत नहीं है कि नोट करेंगे लोग कहेंगे नहीं आता है क्या। एक डिस्क है, इस डिस्क की रेडियस जो है वो a है, यूनिफॉर्म डिस्क है, इसकी रेडियस जो है a है और इसके x एक्सिस पे यहां पे एक सर्किल काट लिया गया है, कुछ कैविटी पैदा कर गई है, कुछ पार्ट हटा दिया गया है इसका, जहां से हटा उसका रेडियस b है और जहां से हटाया गया है उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट c,0 है, ये कोई और 0 है। यूनिफॉर्म डिस्क है, इसकी रेडियस a है और कितने रेडियस का डिस्क हटा दिया गया है b रेडियस का। ठीक बात है, और जहां से हटाया गया उसका सेंटर कितना है c। क्या तुम इस सिस्टम का, इस रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो? बोलो, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। कर लोगे? करो तो तुम मान ले इसकी एरिया कितनी हो गई बोलो, πa² πb² यार। ओरिजिनल वाले की एरिया कितनी हो गई πa², कट वाले कितनी हो गई और रिमेनिंग वाले कितनी हो गई
यहां पे इसका ओरिजिनल वाला है सी ओरिजिनल, और ये तुम्हारा सी कट। सी कट वाला कितनी दूरी पे है? सी दूरी पे। सी रिमेनिंग कहीं यहां आ गया होगा, तो इसका एरिया कितना है? पाई इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका कितना है? पाई इंटू बी स्क्वायर। दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस आ गया होगा शायद, तो यहां से आ जाता होगा दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, एक्स आ जाता होगा पाई बी स्क्वायर सी दिस डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पाई कट जाएगा और माइनस लगा दिए होगे और कामा 0। इतना क्या? इतना आ रहा? तुम एक बात बताओ, ऐसा हुआ एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, या एक समझो ऐसा चीज है सेमी सर्कल, एक 2r और r का एक प्लेट था, 2r प्लस r का एक प्लेट था, उसमें से इतना पार्ट हटा के बाहर कर दिए, एक सेमी सर्कल बाहर कर दिए। इस कटे हुए टुकड़े का सेंटर ऑफ मास निकालोगे? नहीं समझे? शुरू में एक ऐसा था, ऐसा था, 2r ये था और r ये था, पूरी प्लेट थी। इसमें से हमने क्या किया, इसको सेंटर माना, r रेडियस का सर्किल लिया, इतना पार्ट बाहर लेके चले गए। इतने पार्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना है, क्या करेंगे हम लोग बोलो? ऐसा होगा, जो तुम्हारा ओरिजिनल मास था वो कितना था? ओरिजिनल मास कितना था? हाँ, एरिया ओरिजिनल की कितनी थी बोलो? 2r स्क्वायर। एरिया कट की कितनी हो गई बोलो? पाई r स्क्वायर बाई 2, है कि नहीं? तो ये लाइक दिस ऐसा हो गया कुछ, ठीक है। क्या होगा, मतलब ये इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिनली कहां था? ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी? ये 2r था टोटल, और ये कितना था? r था। तो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास यहां पे था कि नहीं था? कितनी दूरी पे? r बाई 2 ये और r बाई 2 ये, भाई r बाई 2 ये हो गया और r बाई 2 ये हो गया, और कटा हुआ पोर्शन जो गया है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? ये डिस्क कट गया ना। डिस्क का क्या बताया थे सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे होता है? सेमी सर्कुलर डिस्क का, इसका सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर से सेंटर ऑफ मास की दूरी 4r बाई 3 पाई होती है। तो बताओ 4r बाई 3 पाई बड़ा है कि r बाई 2 बड़ा है? ये r बाई 2 तो कंबाइंड था ना, कटा हुआ पोर्शन का यहां आ गया होगा सी कट, तो रिमेनिंग पोर्शन कहीं यहां आ गया होगा। कटे हुए पोर्शन का सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी दूरी पे है? 4r बाई 3 पाई, और इसका कितनी दूरी पे है? यहां से ये x हो गया मान लो, और ये टोटल कितना था यहां से यहां तक? r बाई 2, ठीक बात है। तो तुम्हारे पास ये बात हो गई ना, ये वाली ये हो गई, ये वाली बात यहां हो गई, और ये दूरी कितनी हो जाएगी बोलो? r इंटू 1 बाई 2 माइनस क्या? 4 बाई 3 पाई। ये दूरी तुम्हारी ये हो गई, और ये x हो गई। सी कट, कट वाला कितना एरिया है बोलो? इतना। तो एरिया ऑफ कट पोर्शन इंटू ये दूरी कितनी? कट पोर्शन इंटू ये दूरी कितनी? r इंटू 1 बाई 2 माइनस 4 बाई 3 पाई। क्यों भाई? एरिया ऑफ कट पोर्शन इंटू ये दूरी बराबर रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इंटू कितनी दूरी? x, यही ना। एरिया ऑफ कट पोर्शन कितना था? पाई r स्क्वायर बाई 2, और एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कितना था बोलो? दिस माइनस दिस ना। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कितना आ गया? r स्क्वायर इंटू 2 माइनस पाई बाई 2। तो इसको यहां रखते हैं, तो रखोगे तो इसका आ जाएगा पाई r स्क्वायर बाई 2, ये कट का हो गया, इंटू r इंटू 3 पाई माइनस 8 डिवाइडेड बाई 6 पाई इज इक्वल टू ए रिमेनिंग r स्क्वायर इंटू 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स, यही ना यार। ए रिमेनिंग की जगह ये रख दोगे और ए कट की जगह ये रख दोगे, इसको ऐसे लिख दिए, यही आएगा ना। तो r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तुम्हारा 2 कैंसिल हो गया, तुम्हारा पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा?
3 पाई माइनस 8 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4 माइनस पाई इंटू क्या r, ये क्या हो गया x। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये कहां से कहां तक निकला? ये निकला तुम्हारा यहां से, ये तुम्हारा 2r था ना, ये तुम्हारा 2r था और ये r था, और यहां पे ये r/2 था। यहां से कितनी दूरी पे? x दूरी पे सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन हो गया। ये रिमेनिंग पोर्शन का यहां आ गया। तो अब देख लेना एग्जाम में कहां से पूछ रहा है, कि यहां से पूछ रहा है, कि यहां से पूछ रहा है, या ये पूछ रहा है कि मैं जब यहां से प्लेट निकाल लेता हूं, एक डिस्क निकाल लेता हूं, सेमी सर्कुलर डिस्क निकाल लेता हूं, तो कितना शिफ्ट हो जाएगा? कितना शिफ्ट हो जाएगा? इतना शिफ्ट हो जाएगा x, वरना यहां हुआ करता था। तो देख लेना कि यहां से दूरी पूछ रहा है कि सिर्फ शिफ्ट पूछ रहा है। ओके, क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, उसको तुम करो तो बता, तब मजा आएगा। सुनो ध्यान से, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, लिख लिया ना इसको, ये वाला बढ़िया था ना। एक एक डिस्क है और डिस्क के पास एक सर्कल इस तरह रख दिया गया है, एक डिस्क के पास एक स्क्वायर रख दिया गया है, ऐसा ऐसे। जो डिस्क का डायमीटर है वही इस स्क्वायर का क्या है? साइड है। जो डिस्क का डायमीटर है वही इस स्क्वायर का क्या है? साइड है। और अगले बार डिस्क ऐसे रख दिया गया और स्क्वायर कुछ इस ढंग से रख दिया गया। जो डिस्क का डायमीटर है वो स्क्वायर का क्या है? डायगोनल है। ठीक बात है। और दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, मटेरियल सेम है। ये नहीं कि थिकनेस कुछ डी है, इसकी 2t है, ऐसा नहीं है। वैसा हो भी सकता है, मटेरियल में फर्क हो सकता है। ठीक है, तो तुम ये बताओगे कि इसका सेंटर ऑफ मास C प्लेट हो गया, C सर्किल, C1 ये प्लेट है, प्लेनर चीजें हैं, ऐसा नहीं कि स्फीयर है, ये प्लेनर चीजें। इसका सेंटर C1 हो गया, इसका सेंटर C2 है, इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, राइट। तो पूछा है कि ये बताओ इसका सेंटर ऑफ मास किस में पड़ेगा? इसमें पड़ेगा कि इसमें पड़ेगा? इसका सेंटर ऑफ मास इसमें पड़ेगा कि इसमें पड़ेगा? बताओ इसका सेंटर ऑफ मास किस में पड़ेगा? सर्कल में पड़ेगा। अच्छा, ऐसा लगता है इंटरसेक्शन पॉइंट में पड़ेगा। हाँ, कैसे? यहां पड़ेगा एग्जैक्टली बीच में। क्यों? अगर मैं यहां भी स्क्वायर भर देता हूं तो यहां भी स्क्वायर और यहां भी स्क्वायर, तब तो भाई दोनों का बराबर बराबर पड़ के बीच में पड़ जाता। लेकिन यहां यहां इतना इतना काट के कोई ले गया तो इसका मास ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो जाएगा। इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास किस में होगा? सर्किल में कि स्क्वायर में? स्क्वायर में होगा। और इन दोनों का सर्किल में। क्यों? क्योंकि सर्किल था, इसमें से कुछ कट कर दिया गया है तो ये ऐसा स्क्वायर बन गया है, तो इसका मास ज्यादा है। अगर दोनों के मास बराबर होते तो ये भी r/, कुछ कुछ बराबर दूरी पड़ता। बिकॉज ये r है, ये r है, तो ये भी r है, और ये भी r है, तो ये भी r है। यहां से कौन ज्यादा दूरी पे है? C1 की C2? बराबर है, पक्का? क्यों? क्योंकि ये 2r है तो ये r हो गया, ये भी r हो गया, ये भी r हो गया, ये भी r, ये भी r, ये भी r। ठीक बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि C1 ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, यानी बराबर दूरी पे दोनों हैं। यहां भी ये दोनों बराबर दूरी पे थे, लेकिन ये इस केस में इसका मास ज्यादा था। ये वाला चीज इसका हिस्सा था, इसको तुम इसमें रख सकते थे, इसका मास बड़ा था। यहां तुम इसको इसमें रख सकते हो, इसका मास बड़ा है, यानी इसका सेंटर ऑफ मास किसमें पड़ेगा? सर्कल में। और इसका सेंटर ऑफ मास किसमें पड़ेगा? स्क्वायर में। कहां पे पड़ेगा? कितनी दूर? तो यहां कहोगे कि यार एक काम करो, इसका एरिया कितना हो गया बोलो?
पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना हो गया बोलो, आर स्क्वायर। मान लिया ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास, दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहां पड़ गया, यहां से x दूरी पे, ये इसका रेडियस r है, इसकी साइड r, इसकी रेडियस r है और डायमीटर 2r है, इसका साइड 2r है, तो यहां से यहां तक r और ये भी r, टोटल 2r हो गया। तो ये कितना हो गया, 2r माइनस एक्स। इसका एरिया हो गया 4r स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर और इसका एरिया 4r स्क्वायर, है कि नहीं? देख लो ज्यादा है, पाई से ज्यादा है 4, इसका एरिया ज्यादा है, ठीक बात है। और ये यहां से यहां तक की दूरी 2r है, ये x हो गई और ये कितनी हो गई, 2r माइनस एक्स। और यहां से यहां तक का क्या होगा, ये भी r, ये भी r, ये भी r, ये 2r, ये भी 2r, ये r, ये r, ये भी r, तो टोटल 2r हो गया। इसका एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। इसका डायगोनल कितना है, 2r, तो इसका एरिया कितना हो गया, डायगोनल का स्क्वायर बाई 2, 2r का होल स्क्वायर बाई 2, 4r स्क्वायर बाई 2, यानी इसका एरिया कितना हो गया, तो इसका पाई आर स्क्वायर, इसका कितना 2r स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर, इसका कितना 4r स्क्वायर। तो मान लेता हूं इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पड़ जाता है C0, यहां से x दूरी पे, तो ये कितना हो गया 2r माइनस एक्स। तो क्या बोलोगे यहां पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है, इसका एरिया इंटू ये दूरी 4r स्क्वायर इंटू क्या x इज इक्वल टू कितना बोलो, पाई आर स्क्वायर इंटू 2r माइनस एक्स। बल्कि हम लोग इधर से x ले लेना, तो यहां से पता चल जाएगा, यहां से x ले लो तो क्या हो जाएगा 2r माइनस, तो क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना बोलो C2, 4r स्क्वायर इंटू कितना 2r माइनस एक्स। तो यहां से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, पाई प्लस 4 बोलो इज इक्वल टू कितना 8r, तो x यहां से कितना हो गया 8r बाई क्या पाई प्लस 4, यानी इसके सेंटर से कितनी दूरी पे, कितनी दूरी पे, है कि नहीं? तो इसका सेंटर ऑफ मास किसमें पड़ेगा, कंबाइंड स्क्वायर में, इसका पड़ेगा सर्कल में, ठीक है। यहां क्या लिखोगे भाई, यहां लिखोगे पाई आर स्क्वायर, ये एरिया इंटू कितनी दूरी x, पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना बोलो, ये एरिया 2r स्क्वायर इंटू कितना 2r माइनस एक्स, 2r माइनस एक्स, आर स्क्वायर कट गया, पाई एक्स और ये 2x आ जाएगा, x इंटू पाई प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 4r, लाहौल ब्लकवत x कितना आ गया, वही नहीं ना आ रहा है, देख लेना इतना आ रहा है क्या, बोलो x इतना आ रहा है, यहां से इतनी दूरी पर। कुछ बात समझ में आई, नहीं समझे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 करिए खुद से, ये प्रॉब्लम नंबर 2 करिए, ये कंपोजिट बॉडीज है, प्रॉब्लम नंबर 3 करिए। फिर क्या करिए, एक क्वेश्चन करिएगा, एक क्वेश्चन करना कि एक स्फीयर है, अब प्लेट नहीं है, एक स्फीयर है, इसमें से एक छोटा स्फीयर कट कर दिया गया, छोटे स्फीयर का जो डायमीटर है वो बड़े रेडियस का क्या है, रेडियस है, कर लोगे क्या इसको, ये इसका ओ है, कर लोगे, फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर, करो चारों पहले।
अभी मोशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, समझो कि एक क्या हुआ कि यहां पे हिंज कर दिया गया, एक रिंग को हिंज कर दिया गया, रिंग को हिंज कर दिया गया। क्या रिंग ऐसे रहेगी क्या? नहीं, ये रिंग ऑटोमेटिक थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी, ये कुछ ऐसी हो जाएगी। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इसके ठीक नीचे होगा। जरा तुम सेमी सर्कुलर रिंग को मिलाओ भैया, इसका ये सिमेट्रिकल लाइन हो गया। सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से कितनी दूरी पर होता है? r/2। अरे तुम तो हमको भी बर्बाद कर दोगी, देख रहे हैं कि 2r/π, एक तो दो अक्षर जो हम जानते भी हैं थोड़ा बहुत, वो भी नाश कर दोगी तुम, देख रहे हैं कि 2r/π पे होता है ना, बोलो। और यहां से यहां तक की रेडियस कितनी है? r। ये एंगल थीटा निकल जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, बोलो साइन थीटा टैन थीटा। हाँ, टैन थीटा बराबर क्या हो गया भाई? दिस बाई दिस, 2/π। ये इतने एंगल पे वर्टिकल से, इसका ये लाइन वर्टिकल से इतने एंगल पर होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि नहीं ये टेढ़ा ना हो, ये यहां पे हिंज है, वो हिंज रहे ही, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसको पकड़ लेना चाहिए। लेकिन आखिरकार कितनी देर तक पकड़ेंगे? सोएंगे? और हजार तरह से काम है। ठीक है, क्या करें? यहां पे एक रॉड और जोड़ देते हैं, यहां पे एक रॉड और जोड़ देते हैं, तो क्या होगा? अब ये ऐसा ही बना रहेगा। ये सेमी सर्कल नहीं लग रहा है कुछ सर, मेरी कला दरअसल बहुत चौपट है, तुमको इसी से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा हो गया, राइट। तो ये ऐसा हो सकता है, इसकी लंबाई मान लिया L है और इसकी रेडियस क्या है? R है। इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी दूरी पर होगा? 2r/π पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ये जो सेमी सर्कल है, एक लंबाई का मास अगर लैम्डा है तो इसकी लंबाई कितनी है? πr। πr का मास कितना हो गया? लैम्डा इंटू πr। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। किसकी? लैम्डा वेवलेंथ नहीं है भाई, लैम्डा मास LMD है। LMD समझते हो? LMD से लग रहा है बंदूक की गोली है, नहीं। लीनियर मास डेंसिटी, एक लंबाई का मास लैम्डा है, तो πr लंबाई का मास कितना होगा? लैम्डा इंटू πr। तो इतना वेट इसका लग गया, इसका वेट m1g। कहां से लगेगा? यहां से। क्या? यहां से। और इसका मास, एक लंबाई का मास लैम्डा है, तो L लंबाई का मास कितना होगा? m2g। और यहां पे क्या होना चाहिए? ये दूरी कितनी हो गई? L/2। और ये दूरी कितनी है? तो ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। ये दोनों कुछ इस ढंग से आएंगे कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां पे पड़ जाएगा। बात समझ में आई? नहीं समझे तुम? तो मैं ये कहूंगा कि ये मास इंटू ये दूरी m2g इंटू कितना? L/2 बराबर कितना? m1g इंटू क्या? 2r/π। नहीं समझे बात को तुम? या तो मास मोमेंट से कर लो या नेट टॉर्क से कर लो। ये इधर घुमाएगा इसके अबाउट, ये इधर घुमाएगा। टाउ क्या होता है? टू डिस्प्लेस फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, ये होता है। यहां से जी हो गए गायब, और m2 की जगह क्या रखे? लैम्डा L। एक लंबाई का मास लैम्डा है, तो इंटू क्या? L/2 इज इक्वल टू m1 कितना हो गया बोलो? लैम्डा πr इंटू कितना बोलो? 2r/π। यहां से लैम्डा लैम्डा हो गया गायब, π हो गया गायब, और L² हो गया 4r²। देख लेना L कितना हो जाएगा। यानी 2r लंबाई का रॉड अगर हम यहां वेल्ड कर दें उसके साथ, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बना रहेगा। मजेदार तुमको हम बात बताएं, बहुत ज्यादा मजेदार है, कुछ ज्यादा ही मजेदार है। ये यहां पे एक ब्लॉक रखा गया है, यहां
सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन बहुत 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 ज्यादा है। अभी तो हम लोकेशन निकालना सिखा रहे हैं, एक लेक्चर हम लेंगे जिस दिन खाली सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन हो क्या रहा है। यहां पे एक ब्लॉक रखा गया है, क्यूब है, एक क्यूब रखा गया है, क्यूबिकल एक ब्लॉक है, राइट। और यहां स्मूथ नहीं है, ये रफ सरफेस है। और यहां मैंने हिंज किया और मैं इसको टिल्ट करना शुरू करता हूं, शू या ऐसा कुछ, ऐसा आ गया, किसी एंगल थीटा पे आ गया ये, बोलो। शुरू में इसका वेट mg तो हमेशा इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लगता हुआ माना जाएगा, ऐसा होता नहीं है, लगता हर पार्टिकल पे है। हम अगर उसको एक पॉइंट से रिप्लेस करें तो यहां पे mg होगा। शुरू में n यहां लग रहा था रिएक्शन, और फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं थी शुरू में, क्योंकि अप्लाइड फोर्स अलोंग द प्लेन था ही नहीं, टेंडेंसी नहीं थी मोशन की। जब ये टिल्ट करना शुरू हुआ, क्या mg अभी भी नीचे ही लगेगा? धरती हमारी माता है हर हाल में, इसका वेट अभी भी किधर लगेगा भाई? नीचे ही की तरफ लगेगा, नीचे की ही तरफ लगेगा, राइट। कुछ ऐसा, ये ऐसा हुआ, ये यूं कुछ ऐसा हुआ। ब्लॉक जब नीचे से ऐसे टेढ़ा होगा तो थोड़ा सा ब्लॉक बड़ा हो जाएगा। जब इसको यहां से तुम इधर मोड़ोगे तो ब्लॉक थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका वेट mg किधर लगेगा? इसका वेट mg यहां से लगेगा। ये बड़े मजे की बात है। तुम कह रहे हो क्यों आप इसी कोने से गुजार रहे हैं? ऐसे ही mg यहां से गुजर रहा, और रिएक्शन जो ऐसे गुजर रहा था, लाहौल बिला कुव्वत, वो भी यहीं से गुजरने लगेगा, और फ्रिक्शन भी यहीं से गुजर रहा है, लाहौल बिला कुव्वत। तुम देख पा रहे हो? क्या ये पॉसिबल है? हां, जब मैं ऐसे झुकता हूं आगे, तो मेरे जो टो हैं, जो पंजे पे, फिर हम पंजे पे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे हम खड़े हैं तो सेंटर ऑफ, पूरे जो पंजा हमारा है उस पर सब ओर से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। जब मैं आगे झुकता हूं तो सेंटर ऑफ मास आगे आता है, वो टॉर्क देता है मुझे घुमाने के लिए, तो रिएक्शन भी आगे शिफ्ट हो जाता है, वो रोकता है हमें, राइट। आप ऐसे होइए तो रिएक्शन पीछे चला आता है, आपको ये आगे चला जाता है, पीछे जाता है। यहां पे क्या हुआ कि जब हो सकता है मोशन का मतलब क्या हुआ? सुनो थोड़ा सा, तुम समझो। मोशन का मतलब क्या हुआ कि ये गिलास है, ठीक बात है, गिलास दिख रही है? दिख रही है? नहीं दिख रही है? यहां तुम फोर्स लगाओ तो क्या हो गया? स्लिपिंग, स्लिप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और यहां फोर्स लगाओ तो टपलिंग, टपलिंग। किसको मोशन कहोगे? स्लिपिंग को मोशन कहोगे कि ये स्लिपिंग हो रही है और ये टपलिंग हो रही है। वही फोर्स नीचे लगा दे रहे हैं तो स्लिपिंग हो रही है, वही फोर्स यहां लगा रहे हैं तो जब मैं कहूं कि बताओ कम से कम कितना फोर्स लगाऊं कि इसका मोशन शुरू हो जाए, तो मोशन का मतलब क्या हुआ? या तो टपलिंग या तो स्लिपिंग, दोनों। अब चेक करना पड़ेगा कि पहले कौन हो रहा है। तो यहां पे जब मैं गिलास को ऐसे रखता हूं तो मैं टेढ़ा करता हूं, टेढ़ा करता हूं, टेढ़ा करता हूं, टेढ़ा करता हूं, क्या पता पहले स्लिपिंग हो जाए या पहले टपलिंग हो जाए? बताओ क्या होगा? बेवकूफी की बात मत किया करो। पहले क्या होगा? स्लिपिंग की टपलिंग? स्लिपिंग होगा ना, टपलिंग होगा ना, पता नहीं। वो निर्भर करेगा गिलास और इसके बीच के फ्रिक्शन पे और गिलास की डायमेंशन पे। तो किसी ब्लॉक को मैं इंक्लाइंड प्लेन पे रखता हूं और इंक्लाइंड प्लेन को मैं टिल्ट करना शुरू करता हूं, तो वहां पे ब्लॉक पहले टपलिंग यानी लुढ़क जाना और स्लिपिंग यानी फिसल जाना। तो पता नहीं पहले ये स्लिपिंग से शुरुआत होगी कि टपलिंग से शुरुआत होगी। स्लिपिंग तब होती है जब फ्रिक्शन अपने मैक्सिमा पे पहुंच जाए और बॉडी चल दे, और टपलिंग तब होती है जब नॉर्मल रिएक्शन यहां की बजाय शिफ्ट होते 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 यहां पहुंच जाए। अब और नहीं रोक पाएगा। जैसे मुझे इतना तगड़ा झटका मिले कि रिएक्शन यहां आने के बावजूद भी ना संभाल पाए और मैं गिर जाऊं। रिएक्शन अपने मैक्सिमम शिफ्टिंग के बाद भी, यानी किसी बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हैं, किसी बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे आप P फोर्स लगा रहे हैं, राइट, और एक बॉडी ऐसी है, तो बताओ किसके लिए आसान है टपलिंग? फर्स्ट के लिए कि सेकंड के लिए? इसके लिए टपलिंग आसान है,
इसके लिए स्लिपिंग आसान है। स्लिपिंग के लिए जरूरी शर्त क्या है भाई? कि फ्रिक्शन अपने मैक्सिमा में पहुंच जाए, मतलब P ग्रेटर देन क्या हो जाए, F मैक्स। अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को तोड़ दे और बॉडी चल पड़े। और टपलिंग की क्या शर्त है भाई? रिएक्शन जो यहां लगता था ये शिफ्ट होकर मैक्सिमम यहां तक आ जाए, यानी एक्स अपने क्या हो जाए, एक्स अपने मैक्सिमा पर पहुंच जाए, एक्स अपने मैक्सिमा पर पहुंच जाए, यानी यहां पर पहुंच जाए। यानी यहां कंपटीशन है कि फ्रिक्शन पहले अपने मैक्सिमा पे पहुंचता है कि रिएक्शन की शिफ्टिंग अपने मैक्सिमा पे पहुंचती है। जो पहले हो जाएगा काम, वो काम पहले हो जाएगा। यानी अगर कहीं ये रिएक्शन अभी यहीं तक पहुंचा, शिफ्ट होते होते हम फोर्स की वैल्यू बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, रिएक्शन अभी यहीं तक पहुंचा, पता चला कि रिएक्शन अभी यहीं तक पहुंचा और फ्रिक्शन अपने मैक्सिमा पे पहुंच गया, तो पहले क्या हो जाएगी? स्लिपिंग। बोल दो कि पैसा लग रहा है, स्लिपिंग हो जाएगी। और इसके पहले कि फ्रिक्शन अपने मैक्सिमा में पहुंचे, पता चला यही यहां से यहां आ गया, तो क्या हो जाएगा? टपलिंग हो जाएगी। यानी मोशन शब्द को अब हम थोड़ा बड़े नजरिए में देखेंगे। मोशन का मतलब क्या हुआ? लूज मोशन। हाँ, तुमको तो लूजी मोशन समझ में आ रहा होगा। मोशन का मतलब क्या? लूज मोशन? अरे नहीं यार, मोशन का मतलब क्या हुआ? मोशन का मतलब हुआ भैया क्या, या तो स्लिपिंग या फिर क्या चीज, टपलिंग, या फिर दोनों। अरे दोनों एक साथ हो जाए, वही डायग्राम में बनाया हूं। रिएक्शन अपने मैक्सिमा पे पहुंच गया। लामीज थ्योरम, कभी भी तीन फोर्स किसी बॉडी पे लग रहे हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो तीनों फोर्स कॉन्करेंट होने चाहिए, तीनों फोर्स एक ही पॉइंट से पास करने चाहिए। और कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बात समझ में आई? इतना बढ़िया क्वेश्चन बनता है। तुम बताओ कि कितना फ्रिक्शन यहां पे हो कि स्लिपिंग और टपलिंग एक ही साथ हो रही हो, राइट? मजेदार बात यह है, यहां से ट्रायंगल बना लेना और यहां पे इसको आगे बढ़ा के ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये कितना हो गया? थीटा। इसकी ये वाली हाइट h है और ये दूरी b है, ये कितना हो गया? b/2। और ये कितना हो गया? h/2। यहां से tan थीटा कितना आ गया बोलो? b/h, है कि नहीं? b/h। हम चाहते हैं ये कब निकाला गया? जस्ट टपलिंग होने वाली, क्योंकि ये यहां पास कर गया। और फॉर स्लिपिंग, स्लिपिंग के लिए क्या होना चाहिए बोलो? तुम्हारा mg sin थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन क्या चीज बोलो? म्यू एन, एन यानी क्या? mg cos थीटा। यानी mg गायब हो गया, tan थीटा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? म्यू। और tan थीटा की वैल्यू कितनी है? b/h ग्रेटर देन म्यू। ये आ गया। यानी इस प्रॉब्लम में स्लिपिंग और टपलिंग साथ साथ होगी, तो b/h की वैल्यू क्या होगी? म्यू के बराबर होगी। यानी यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू, और ये बड़े मजे की बात है कि जो इनका अपना रेशियो है, इनकी जो डायमेंशंस हैं उनका रेशियो म्यू से कंपेयर करते हैं। अगर मान लीजिए म्यू की वैल्यू b/h से कम है, म्यू लेस देन b/h है तो, और म्यू ग्रेटर देन b/h है तो, अगर इक्वल टू b/h है तब तो दोनों साथ साथ शुरू होगी। बात समझ में आ रही है? और अगर म्यू लेस देन b/h है तब क्या होगा? तब ये कम हो गया, तब फ्रिक्शन क्या हो गया? म्यू mg cos थीटा लिखे तो ये क्या हो गया? नहीं समझे तुम बात? टपलिंग के लिए क्या होना चाहिए? तुम लिखोगे कि फॉर स्लिपिंग, स्लिपिंग स्टार्ट होने के लिए mg sin थीटा बड़ा हो गया फ्रिक्शन से, यानी फ्रिक्शन छोटा हो गया। ठीक बात है, फ्रिक्शन छोटा हो गया और ये क्या हो गया बोलो? यानी ये कंडीशन किसकी है? स्लिपिंग बिफोर टपलिंग की, स्लिपिंग बिफोर टपलिंग। तो तुम क्या लिखोगे कि म्यू लेस देन b/h है, तो पहले क्या हो जाएगी? स्लिपिंग बिफोर टपलिंग। और ये कंडीशन क्या होगी? टपलिंग बिफोर स्लिपिंग, है कि नहीं? तो इसके आगे आपकी शुरुआत हो जाएगी किसकी? टपलिंग की। और इसके आगे शुरुआत हो जाएगी किसकी? स्लिपिंग, इसके पहले। यानी कि तो हम लोग जब डिजाइन करते हैं कोई चीज, तो हम ये चाहते हैं कि गाड़ी स्लिप ही करती रहे, टपल ना कर जाए। सर्कस में यूज करते हैं इसका कि वो गाड़ी टपल ना कर जाए, पता चला लुढ़क गई, तो क्या करते हैं? वहां पे म्यू और बी और डायमेंशंस को इस तरह से हम लोग करते हैं। जरूरी नहीं कि मैं यहां पे यही लेके चलूं, मैं यहां पे कोण भी रख सकता था,
और कोन का सेंटर ऑफ मास आपको पता है, कोन अगर हालो है, सॉलिड है, तो कितने पे होता है बोलो, h/4 पे। तो अब यहां पे तुम्हारा, अब ये कुछ कोन ऐसा ले जाओगे ऊपर, ये कोन ऐसा बन गया, इसका वेट यहां से लग रहा है, वेट यहां से लग रहा है, रिएक्शन यहां से लग रहा है, और फ्रिक्शन यहां से लग रहा है, और एक ट्रायंगल यहां बन गया, और सिंपल यहां से आप निकाल लीजिए थीटा, है कि नहीं। तो इसका एप्लीकेशन वहां होता है, ठीक बात है। तो सेंटर ऑफ मास का एक एप्लीकेशन ये है कि लिखिए, तो लोकेशन की ये अंतिम बात जो बता रहे हैं। इसके बाद चैप्टर 7 आपके लिए होमवर्क है पटेल सर की बुक का, शायद वो सेंटर ऑफ मास वाला है। पिछली बार हम क्वेश्चंस जो कराए क्लास में एग्जैक्टली वही टेस्ट में भी आ गया था, फिर भी आप इतना बढ़िया परफॉर्म किए कि मतलब मुझे लगा मेरा हार्ट ना अटैक हो जाए, इसलिए मैं रिजल्ट देखता है घूम रहे हैं बलदेव प्लाजा के आसपास। समझो, नॉन यूनिफॉर्म रॉड, नॉन यूनिफॉर्म चीजें अगर होती हैं तो वो प्रॉब्लम कैलकुलस का होता है। वैसे तो मैं फिजिक्स में कैलकुलस के प्रयोग से बचता हूं, आज तक कभी कैलकुलस किए क्या क्लास में? नहीं, मैं बचता हूं क्योंकि कैलकुलस मुझे नहीं आती, ठीक है। लेकिन आखिर कब तक बचिएगा, और बहुत ज्यादा चीजें पूछता भी नहीं है, तो मुझे लगता है पहले बेसिक्स कर लेना चाहिए, फिर इस पर। अगर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रॉड है भाई, तो जो रॉड का क्या है, जो रॉड का मिड पॉइंट है, रॉड का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा उसका, वही सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, जैसे कि कुछ यूं, मतलब कुछ रॉड इधर भारी होता चला गया, तो सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं होगा। यहां से x दूरी पर जो लैम्डा है वो a प्लस बी एक्स के रेशियो में वेरी कर रहा है, इस तरह से वेरी कर रहा है। लेंथ ऑफ रॉड इज l, ठीक है। तो इस तरह से रॉड का वेरी कर रहा है लीनियर मास डेंसिटी। लैम्डा क्या है भाई? LMD। LMD क्या हो जाती है? गोली जो AK-47 में डाली जाती है। LMD क्या है? लीनियर मास डेंसिटी, राइट। तो एक लंबाई का मास कितना है? लैम्डा। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे लैम्डा भी बढ़ रहा है, यानी कि कौन वाला हिस्सा ज्यादा भारी है, बाद वाला कि पहले वाला? बाद वाला। तो सेंटर ऑफ मास L/r होगा राइट में कि लेफ्ट में? राइट में होगा। तुम इतने समझदार हो, राइट। पूछा है कि फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये बात हो गई, ठीक बात है। मैं क्या करता हूं, जब ऐसी चीज आए, चीजें जब कंटिन्यूअस ग्रोथ की बात आए, डिस्क्रीट ना आए, बिखरे हुए पार्टिकल्स ना हो, मास का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो हमें x दूरी पर dx लेंथ का छोटा सा पार्टिकल ले लेना चाहिए, dx लेंथ का। सिंस एक लंबाई का मास लैम्डा है, इसलिए dx लंबाई का मास लैम्डा dx हो जाएगा, जिसको मैं प्यार से dm कहूंगा, डिफरेंशियल मास। नहीं समझे? लैम्डा dx को क्या बोलेंगे? dm, डिफरेंशियल मास, राइट। यानी छोटा सा जो पार्टिकल है उसे हम बोल रहे हैं डिफरेंशियल, यानी छोटा सा। डिफरेंशियल मास कितना हमारा? लैम्डा dx।
और जो x बार हमारा हुआ करता था सिग्मा mx बाई क्या सिग्मा m, वो बच्चों की बातें थी, अब वो नई बात आ गई है। सिग्मा को ऐसे खींच दोगे तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन, और m की जगह क्या क्या dm, और x तो अपना रहेगा ही, x दूरी पे dm मास बाई नीचे इंटीग्रल dm। बात समझ में आई? नहीं समझे? ये बात है। तो मैं लिखता हूं इंटीग्रल ऑफ x, dm की जगह मैं क्या रख दूं, dm इज लैम्डा dx, और लैम्डा कितना था भाई, a प्लस बी एक्स, तो dm कितना आ गया, a प्लस बी एक्स डी एक्स, dm इज a प्लस बी एक्स इंटू क्या dx बाई a, इंटीग्रल कितना dm, इंटीग्रल dm वाज a प्लस बी एक्स dx। नहीं समझे? बोलो। और x कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से l। अब इंटीग्रेशन तुमसे बढ़िया कौन जानता है, तुम लिखोगे ax प्लस कितना bx स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई a dx, a प्लस कितना bx dx, 0 से कितना l, 0 से कितना l। ऐसा हुआ? ये कितना हो जाएगा बोलो, इसका इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2, और इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx क्या होता है, x क्यूब बाई 3, और इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n dx क्या होता है, x टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो मैं लिखता हूं यहां a कांस्टेंट है, बाहर ले लिए, x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x स्क्वायर बाई 2, प्लस b कांस्टेंट है, बाहर ले लिए, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई a तो कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन ऑफ a dx लोगे तो a को बाहर ले लेना, a को बाहर ले लेना। अब x को डिफरेंशिएट किए फिर इंटीग्रेट किए तो ax ही आ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है, x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है, x, तो a dx क्या हो गया, ax, तो यहां a dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ax प्लस bx का इंटीग्रेशन bx स्क्वायर बाई 2, इसकी लिमिट वेरी करेगी 0 से l, इसकी लिमिट वेरी करेगी 0 से l, तो ये कितना हो जाएगा भाई बोलना, al स्क्वायर बाई 2 प्लस bl क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई al प्लस bl स्क्वायर बाई 2। l स्क्वायर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा यहां पे, इतना, तो यहां l स्क्वायर बचेगा, डिवाइडेड बाई l मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं तो यहां क्या बचेगा l, तो वो l उड़ गया ऊपर वाले से। नहीं समझे? कितना आ गया, 3a प्लस 2bl डिवाइडेड बाई 2a प्लस bl इंटू क्या 3 नहीं समझे तुम, इंटू क्या 3 इंटू क्या l। इतनी दूरी पे सेंटर ऑफ मास एक एंड से होगा, ठीक बात है। लेकिन ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली ऐसे ना दे करके भाषा बदल देगा, भाषा ऐसा बदलेगा समझो तुम पहचान नहीं पाओगे कि ये वही है क्या। ऐसा कोई रॉड है जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका, ठीक बात है, इस एंड पे डेंसिटी जो लीनियर मास डेंसिटी है तुम्हारी, लीनियर मास डेंसिटी d है, और इस एंड पे लीनियर मास डेंसिटी तुम्हारी कितनी है, वो 2d है, मान लो d1 है, और ये कितनी है d2 है, लंबाई इसकी l है, पूछा है सेंटर ऑफ मास कहां पे है, ठीक बात है, और डेंसिटी इंक्रीजेस लीनियरली, इंक्रीजेस लीनियरली, यानी क्या बोलेगा, ये रॉड है जिसकी डेंसिटी क्या हुई, लीनियरली इंक्रीज की, ठीक बात है। एक एंड पे डेंसिटी d1 है, दूसरे एंड पे d2 है, और d2 d1, और ये डेंसिटी लीनियरली इंक्रीज की है। प्रॉब्लम को मैं आसान बना देता हूं, यहां d ले लेता हूं और यहां मैं 2d ले लेता हूं, 3d ले लो, ऐसा ले, ठीक बात है। इसे तुम ऐसे भी सोच सकते हो, इसे तुम ग्राफ से भी देख सकते हो कई तरीके से। यहां पे x की वैल्यू 0 है और यहां पे x की वैल्यू कितनी है, l है, तो क्या करोगे, 0 पे x जब 0 था, x 0 था तो डेंसिटी कितनी थी d, और x की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, l हो गई,
तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3D। महसूस करो, ये फिजिक्स है, नहीं समझे। लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा को ही अब क्या बोल रहा है वो, अरे डी बोल रहा है यार। वही जो लैम्डा हुआ करता था लीनियर मास डेंसिटी, उसी को अब क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है। तो लीनियर मास डेंसिटी x के साथ ऐसे वेरी कर रहा है कि x 0 है तो उसकी वैल्यू d है, और x की वैल्यू l हो गई तो उसकी वैल्यू 3d हो गई। वैल्यू तो ऐसे कर रहा है। ट्रायंगल बनाओ, यहां से x दूरी पे देखो तो कितना होगा डेंसिटी, इतनी होगी डेंसिटी, बोलो समझो। ये दूरी कितनी है 3d, यहां से यहां तक d इतना, तो इतना कितना हो गया 2d, और इतना कितना हो गया l, बोलो। और ये दूरी कुछ y होगी मान लो, बोलो, और ये दूरी कितनी है d, तो ये वाली डेंसिटी कितनी आ गई बोलो, y प्लस डी। नहीं समझे। अगर मैं x दूरी पे डेंसिटी निकालना चाहूं तो क्या निकालूंगा y प्लस डी, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे कितना था d, x इक्वल टू l पे कितना था 3d, तो x इक्वल टू x पे कितना होगा, कुछ ऐसा होगा। तो सिमिलर ट्रायंगल मिलेंगे ऐसे, और x इक्वल टू x पे जो डेंसिटी होगी वो d प्लस वाई होगी। अरे d प्लस वाई होगी कि नहीं होगी, तुम्हें y निकालना पड़ेगा कहां से, इस सिमिलर ट्रायंगल से। 2d बाई एल इज इक्वल टू कितना बोलो y बाई x, होगा कि नहीं होगा। y कितना हो गया 2d बाई एल इंटू एक्स, y कितना हो जाएगा। यहां से x दूरी पर रॉड के, यहां से x दूरी पर डेंसिटी कितनी आ गई भाई लैम्डा, वो d प्लस कितना y की जगह कितना रखूं 2d बाई एल इंटू एक्स, ये हमारी डेंसिटी आ गई, हो गया काम। तो वही तो आ गया a प्लस बी एक्स, ए की जगह क्या लिखूंगा d और b की जगह रखूंगा ये। या तो तुम ऐसे समझ लो, या तो तुम ऐसे समझ लो यार, ये झमेले में पड़ो ही ना। कितनी है 3d, l दूरी चलने में कितने ड्रॉप हो गया, गेन हो गया 2d का, तो एक दूरी चलने में कितने का होगा 2d बाई एल का, तो x दूरी चलने में कितने का होगा 2d बाई एल इंटू एक्स, और पहले से कितना था d, तो यहां से x दूरी पे लैम्डा कितना हो जाएगा, पहले से d था और प्लस x इतना मन मिल गया 2d बाई एल इंटू एक्स। ये ज्यादा अच्छा है क्या, ये ज्यादा अच्छा लग रहा होगा मुझे, लेकिन वो वाला ज्यादा अच्छा लगता है, इसको बीमारी कहते हैं। ठीक है लिख लो, बात समझ में आई कि इसी प्रॉब्लम को लिनियरली भाषा में बात कर देगा वो। ठीक बात है, सुनना ध्यान से, रुको। अब क्या किया कि यहां दिख रहा है तुम लोग को, नहीं दिख रहा है ना, यहां देखो। अब क्या किया IIT JEE में एक साल, सुनना कि भैया ये रॉड है, समझे, यहां से x दूरी पर जो लैम्डा है वो कुछ यूं वेरी कर रहा है, लैम्डा 0 इंटू एक्स बाई एल टू दी पावर एन लाहौल ब्लॉक, ऐसे वेरी कर रहा है। इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, तो कैसे निकालोगे बोलो, x बार बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x dm, सॉरी हाँ x dm, x दूरी पे dm का मास ले लिए, x dm डिवाइडेड बाई क्या इंटीग्रल ऑफ dm, और dm कितना होता है भाई लैम्डा dx, और लैम्डा कितना है भाई इतना, मुझे लगता है इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जगह की ज्यादा जरूरत है। चलिए इसे नोट करो पहले। नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, इसका जो लैम्डा है वो x दूरी पे
लैम्डा 0 x/l होल टू द पावर n ऐसे वेरी कर रहा है। ठीक बात है। पूछा है l दूरी का है, बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है। x बार क्या होता है भाई, आप क्या करते हैं, x दूरी पे dm का मास सेलेक्ट करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या लिखते हैं, इंटीग्रल dmx डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm, और dm क्या होता है भाई, लैम्डा dx, और लैम्डा क्या दिया भाई, इतना। तो हम क्या लिखें, लैम्डा 0 x/l होल टू द पावर l इंटू dx। ये हुआ कि नहीं हुआ हमारा dm। तो हम इसके लिखेंगे x बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dm। dm कितना था, लैम्डा dx, लैम्डा 0 इंटू x/l होल टू द पावर n इंटू dx लिखेंगे, डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm, लैम्डा 0 x/l होल टू द पावर n dx लिखेंगे। लैम्डा 0 को बाहर लोगे, इसको बाहर लोगे, लैम्डा 0 कट ही जाना है। l टू द पावर n को यहां भी बाहर लोगे, l टू द पावर n को यहां भी बाहर लोगे, वो भी कट ही जाना है। यहां क्या होगा, 0 से n, सॉरी l, और यहां क्या होगा 0 से l। तो ये क्या हो गया, लैम्डा 0 को बाहर लेके कैंसिल हो गया, l की पावर n और l की पावर n वो भी बाहर लेके कैंसिल हो गया। यहां क्या बचा, x की पावर n और x कितना हो गया, x की पावर n प्लस 1 dx, अभी इंटीग्रेट करना बाकी है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो गया, x की पावर n dx। x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से l, 0 से l। ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 2, कहां से कहां तक, 0 से l, डिवाइडेड बाई ये कितना होगा, x टू द पावर n प्लस 1 बाई क्या, l प्लस 1, कहां से कहां तक, 0 से l, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, l टू द पावर n प्लस 2, भाई x की जगह l रखे, बाई n प्लस 2, और 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक ना। और माइनस x की पावर 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस x की जगह 0 रखोगे तो खैर 0 आ ही जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना, ये वाली चीज l रखो, l टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना, n प्लस 1। तो ये आ गया n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 इंटू कितना, l, आंसर। बात समझ में आई। अगले बार हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखाएंगे, ठीक बात है। इसी से आगे एक स्टेप आगे चलिए। अंतिम बात आज की, ये एक एनुलर डिस्क है, एनुलर डिस्क है, लाइक दिस। ऐसी डिस्क है, इनर रेडियाई इसकी a है, आउटर रेडियस इसकी b है, और इसका जो मास है वो मास जो है वो लैम्डा, इसका कांस्टेंट भी मान सकते हो तुम, ठीक है। चलो पूछा इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, ठीक बात है। ठीक है, इसका बेस्ट तरीका क्या हो जाएगा, इसके वो जो भी बताए थे वही वाला 4r/3 पाइप है, लेकिन थोड़ा इसको कठिन कर देते हैं। यहां से r दूरी पे जो सिग्मा है दैट इज इक्वल टू सिग्मा 0 r। अब की लैम्डा नहीं हुआ, वहां लीनियर था, यहां सरफेस है। यहां से r दूरी पे जो सिग्मा है वो r पे डिपेंड कर रहा है, ठीक बात है। तो यहां पे हम लोग कैसे एलिमेंट लेते हैं, हम लोग r दूरी पे dr का एलिमेंट ले लेते हैं। हमने क्या किया, यहां से r दूरी पे dr थिकनेस का एलिमेंट ले लिया, ठीक बात है, ओके। अब जरा इसको, इसका मास कितना बोलो, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा भाई। ये अब क्या बन गया, जो तुमने एलिमेंट यहां पे लिया है वो क्या बन गया, एक सेमी सर्कुलर रिंग बन गया, और सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे होता है, 2r/π पे। तो इस डिस्क को हमने कई टुकड़ों में तोड़ के देखा, ये कई सारी एलिमेंट रिंग से मिलकर बना हुआ है, एलिमेंटल रिंग्स। बात समझ में आई। उस रिंग का, उस एलिमेंटल रिंग का सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे होगा, 2r/π पे। इस एलिमेंटल रिंग का मास dm होगा, लेकिन है तो छोटी सी रिंग ही वो, तो उसका मास dm यहां पे रखा हुआ है, ऐसे सोचना पड़ेगा, ठीक बात है। यहां से r दूरी पे सिग्मा दिया हुआ, सिग्मा इज नॉट कांस्टेंट। यूनिफॉर्म होता तो हम उस मेथड से कर लेते जो हम कर रहे थे, जोड़ने वाले मेथड से। ये नॉन यूनिफॉर्म है, चलेगा नहीं, बेसिक से जाना पड़ेगा। r पे dr का एलिमेंट लिया, एलिमेंटल रिंग लिया, उसका सेंटर ऑफ मास यहां पे पड़ा। अब मुझे x बार पाना है, तो x बार क्या होता है, इसको मैं y बोल देता हूं, बराबर y।
y दूरी पे dm मास लिए, इंटीग्रल y dm, y बार निकालना है, इंटीग्रल y dm डिवाइडेड बाई क्या, इंटीग्रल dm, ये निकलेगा ना। और y की जगह हम क्या रखेंगे बोलो, 2r बाई पाई। अब dm निकालने की क्या टेक्निक है, जब भी एलिमेंटल रिंग हो उसको काट के फैला दो। देखो इसकी थिकनेस कितनी है बोलो, dr, इसकी लंबाई कितनी है बोलो, पाई r, इसकी थिकनेस dr, लंबाई कितनी है पाई r, इसका एरिया dA कितना हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई, पाई r dr, ये इसका dA एरिया हो गया। ठीक बात है। सिंस एक एरिया का मास कितना है सिग्मा, इसलिए इतने एरिया dA एरिया का मास कितना है सिग्मा dA, और इसी सिग्मा dA को मैं प्यार से क्या करता हूं, dm करता हूं। नहीं समझे बात? तो इस dm की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिग्मा dA, और dA हम इस तरीके से निकाल चुके हैं कितना, पाई r dr, पाई r dr, लेकिन सिग्मा की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा नॉट r, तो यहां मैं क्या लिख दूं, सिग्मा नॉट r। तो ये dm कितना आ गया हमारा, सिग्मा नॉट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर dr। ठीक बात है। तुम यहां लिखोगे इंटीग्रल ऑफ y की जगह क्या रखेंगे, 2r बाई पाई इंटू dm की जगह क्या रखें, सिग्मा नॉट पाई r स्क्वायर dr डिवाइडेड बाई इंटीग्रल dm कितना हो गया, सिग्मा नॉट पाई r स्क्वायर dr। ठीक बात है। और r कहां से कहां तक वेरी करेगा, a से b तक। नहीं समझे? सिग्मा नॉट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सिग्मा नॉट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। इसको तो बाहर निकाल के कट कर दो, पाई भी निकल के कट गया, कितना बचा बाहर, 2 बाई पाई कांस्टेंट है, बाहर ले लो। यहां क्या बचा, r ये और r ये, r क्यूब dr डिवाइडेड बाई r स्क्वायर dr, ये क्या बन गया, a से b, a से b, ये कितना आ गया, r क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो गया बोलो, r टू द पावर 4 बाई 4, कहां से कहां तक वेरी किया, a से b तक। यहां कितना, r की पावर क्यूब बाई 3, कहां से वेरी किया, a से b तक। ये कितना हो जाएगा, 2 बाई पाई, 1 बाई 4 बाहर रहेगा ही, ये 3 ऊपर चला जाएगा, क्यों, इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, b की पावर 4, b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई कितना, b क्यूब माइनस a क्यूब। ठीक है, और बस ये 2 कट गया, 3 बाई 2 पाई। तो सिंपल, तो सिंपल। ठीक बात है। अनिवार्यतः निश्चित रूप से आप ये चैप्टर करिएगा। चैप्टर नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं 3 होंगे आपसे। ये लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया, अगले बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिखा देंगे।